हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं सेंटेंस करेक्शन आपको पढ़ाऊंगा। ये वीडियो हमारे टैबलेट और पेन ड्राइव यूज़र्स के लिए स्पेशली मैंने तैयार किया है। इसको बोलते हैं सेंटेंस करेक्शन। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का कवर करूंगा। इसका मतलब जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो कवर करूंगा, क्योंकि अब जो सेंटेंस करेक्शन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो सेंटेंस मैं इसमें आपको सिखाऊंगा वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट होने चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें। एक बात याद रखिए, पहले कोई भी सेंटेंस अगर मैं आपको सिखाऊं तो पहले खुद ट्राई करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1% भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो याद रखिए इस बात को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर मुंडेन लाइव्स कैन बी किक्ड आउट एग्जिस्टेंस बट ओनली इफ़ वी चूज टू बी स्ट्रांग एंड स्टे पेसिमिस्टिक। एक बात और याद रखिए, ये जो सेंटेंस है ये मैंने इनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। इनमें से कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो पिछले पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैंने दूसरी कई वेबसाइट से लिए हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। कुछ अपने खुद भी बनाए हैं। इनमें 70% सेंटेंसेस मैंने खुद बनाए हैं, और इनमें एक से ज़्यादा गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो ये आपको सिखाने के लिए बनाए गए हैं, ये देखने के लिए कि आप कितने कर सकते हैं अटैम्प्ट। इसको पहले खुद अटैम्प्ट करिए। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए यहीं पे, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रांग रहें और पैसिमिस्टिक रहें तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो पैसिमिस्टिक मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि जो व्यक्ति आशावादी ना रहे वो पैसिमिस्टिक होता है, और जो होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक रहे वो पॉजिटिव होता है। तो हमारी प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगी? हम पैसिमिस्टिक रहेंगे तब या ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तब? जब हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तब। तो पैसिमिस्टिक को इसमें से हटा दीजिए, यहां पर कर दीजिए ऑप्टिमिस्टिक। एक गलती तो है ये, तो ये वोकैब एरर है। और दूसरा, ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर मुंडेन लाइव्स। हमारी मुंडेन लाइफ मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। मुंडेन मतलब होता है बोरिंग या कॉमन प्लेस, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो आम जिंदगी है, उसमें से हम अपनी प्रॉब्लम हटा सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो किक्ड आउट एग्जिस्टेंस मतलब होता है जड़ से हटा देना, उसकी उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना। द वेरी फैक्ट कि वो चीज है वही खत्म कर देना। तो किक्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। किक आउट का मतलब उसको किक आउट कर देना या खत्म कर देना, और एग्जिस्टेंस का मतलब है उसका होना। तो किक आउट और एग्जिस्टेंस के बीच में मिसिंग है ऑफ। तो ये सेंटेंस होगा, ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर मुंडेन लाइव्स कैन बी किक्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो प्रेपोजिशन एरर भी था इसमें, ऑफ। किक्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस बट ओनली इफ वी चूज टू बी स्ट्रांग एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो आई होप ये सेंटेंस में जो दो गलतियां थी आपने पकड़ ली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। We are not advocating death penalty, but we want those convicted by the highest court of carry out a heinous act to undergo the punishment meted out by the court. हम डेथ पेनल्टी को एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। डेथ पेनल्टी होता है मृत्यु दंड देना, फांसी देना। एडवोकेट करना किसी चीज को मतलब उसको सपोर्ट करना। तो हम डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को, बट वी वॉन्ट दोज कन्विक्टेड बाय द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ कैरी आउट अ हीनियस एक्ट टू अंडरगो द पनिशमेंट मेटेड आउट बाय द कोर्ट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने बहुत ही ऊंचे दर्जे के अपराध किए हुए हैं और उनके लिए उन्हें कोर्ट से कन्विक्शन मिला है यानी सजा मिली है, उनको पनिशमेंट दी जाए कोर्ट के द्वारा। अब इसमें देखिए, वी आर नॉट एडवोकेटिंग डेथ पेनल्टी, यहां तक ठीक है, कोई गलती नहीं है, हम डेथ पेनल्टी को एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। बट वी वॉन्ट दोज कन्विक्टेड बाय द हाइएस्ट कोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाइएस्ट कोर्ट से पहले दा लगाए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट तो एक ही है यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके आगे दा यानी कि डेफिनेटिव आर्टिकल जरूर लगेगा। ऑफ कैरी आउट नहीं, ऑफ कैरिंग आउट, ये गलती है, इसमें एक ही गलती है, ऑफ कैरिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने करप्शन कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, ओके। तो आप क्या बोलेंगे? गौरव गर्ग वॉज एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग आउट करप्शन इन हिज ऑफिस। तो कैरिंग आउट होगा, ना कि कैरी आउट। यानी कैरिंग आउट ये दिखाता है कि कोई काम कर किया जा चुका है या फिर होने वाला है, उस सेंस में भी आप कैरिंग आउट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गिवन द टास्क ऑफ कैरिंग आउट द परेड, यानी कि परेड करवाने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। तो कैरिंग आउट इज द राइट वर्ड। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिजर्व हर इमेज, शी वेंट अ बिट टू फार एंड कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन ऑल ऑफ हर मोरल्स एंड एथिक्स। प्रिजर्व हर इमेज मतलब होता है अपनी
इमेज बचाने के लिए, यानी अपनी उसकी बेइज्जती ना हो इसके लिए, वो बहुत ज़्यादा, शी वेंट अ बिट टू फार। टू गो अ बिट टू फार का मतलब ये होता है कि आप बहुत एक्सट्रीम हरकत कोई कर देते हैं, उसको बोलते हैं बिट टू फार। एंड कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन ऑल ऑफ हर मोरल्स एंड एथिक्स, उसने अपने जो सिद्धांत थे और संस्कार थे उन पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी इमेज बचाने के लिए। तो यहाँ पे प्रिजर्व हर इमेज नहीं, आप बोलेंगे क्योंकि उसने जो कारण है, कारण के लिए किया, और कारण क्या है, किस लिए किया उसने ये सब, अपनी इमेज बचाने के लिए। तो प्रिजर्व से पहले लगेगा टू, टू प्रिजर्व हर इमेज। टू प्रिजर्व का मतलब उसने इस काम के लिए किया, तो टू मिसिंग है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम टू ईट, तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं, यानी खाना खाना जो है वो कारण है, तो टू लगेगा ईट से पहले, तो टू ईट। शी वेंट अ बिट टू फार एंड कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन ऑल ऑफ हर मोरल्स एंड एथिक्स। तो इसमें एक गलती क्या आप और पकड़ सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन ऑल ऑफ हर मोरल्स एंड एथिक्स, तो इसमें एक ही गलती है। मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ, शायद हो सकता है इसमें कोई और गलती हो। शी वेंट अ बिट टू फार एंड कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन ऑल ऑफ हर मॉरल्स एंड एथिक्स, नहीं इसमें कोई और गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्रेस्ड वर साइलेंस्ड बाय एडोल्फ हिटलर। ऑप्रेस्ड मतलब होता है जिन लोगों को दबाया गया बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर हिटलर राज करता था, वो ऑप्रेस थे। ऑप्रेस मतलब जो पीड़ित थे, जिनको दबाया गया। तो ऑप्रेस्ड को क्या किया हिटलर ने, हमेशा के लिए चुप करवा दिया, साइलेंस कर दिया, मार डाला एक तरह से। ऑप्रेस्ड वर साइलेंस्ड बाय एडोल्फ हिटलर, he couldn't came to terms with those who had an opinion different to his own। couldn't come to terms का मतलब ये होता है जब आप किसी से सहमत नहीं होते और आप उसको पसंद चाह के भी नहीं कर पाते, उसके मत से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं couldn't come to terms। तो ही couldn't come to terms होगा, couldn't came नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये तो पास्ट की बात है, यानी भूतकाल की बात है, तो कम का पास्ट केम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले couldn't लगा हुआ है, और कैन का पास्ट होता है कुड। तो जो पास्ट की भूमिका थी वो कुड ने खत्म कर दी। कुड से पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। और कुड ही नहीं, कुड, वुड, शुड, इनके साथ आप पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे कभी भी, इनके साथ प्रेजेंट ही लगेगा क्योंकि ये खुद ही पास्ट है। तो ही कुडंट कम टू टर्म्स, पहली बात, एक एरर तो है ये। विद दोज हु हैड एन ओपिनियन डिफरेंट टू हिज ऑन, डिफरेंट टू नहीं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम होगा। अगर उसका ओपिनियन, जो जिन लोगों को उसने हमेशा के लिए खामोश कर दिया उनका ओपिनियन अलग था, तो डिफरेंट फ्रॉम। मान लीजिए आपने एक तस्वीर बनाई और मैंने भी एक तस्वीर बनाई, तो मैं कहूंगा माई पेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, डिफरेंट टू नहीं। और दूसरी बात, इसमें एक बहुत ही बड़ा एरर है जो मैंने अभी देखा, ऑप्रेस्ड वर साइलेंस नहीं। ऑप्रेस्ड का मतलब क्या है, वो लोग जो दबाए गए। तो जब आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं ही इज एन ऑप्रेस्ड टीचर, यानी वो एक ऐसा टीचर है जो हमेशा से गुलाम रहा है, ही इज एन ऑप्रेस्ड पर्सनैलिटी, तो ऑप्रेस्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे मुझे कैटेगरी बनाने के लिए दा लगाना पड़ता है, तो यहां मैं लिखूंगा दा ऑप्रेस्ड। दा ऑप्रेस्ड मतलब ऑप्रेस्ड पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं गरीब लोग, तो या तो मैं बोलूंगा पुअर पीपल, या मैं बोलूंगा दा पुअर। दा पुअर मतलब गरीब लोग या पुअर पीपल। तो ऑप्रेस्ड के साथ या तो लगाइए ऑप्रेस्ड पीपल। ऑप्रेस्ड पीपल वर साइलेंस्ड बाय एडोल्फ हिटलर, यानी जो ऑप्रेस्ड गुलाम लोग थे उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया हिटलर ने, या फिर बोलिए दी ऑप्रेस्ड। तो यहां पे दा लगेगा, तो 3 एरर हैं इसके अंदर। तो आई होप it's a good sentence, so I hope you were able to solve it. War has taken the lives of at least million people and a lot of them is barely surviving on 1 meal a day। तो वॉर है, जो वॉर मतलब होता है युद्ध, युद्ध की वजह से मिलियन पीपल मतलब 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, बहुत सारे मतलब लोग मारे जा चुके हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोग सरवाइव कर रहे हैं सिर्फ एक वक्त का खाना, यानी 1 मील अ डे खाकर। अब ये जो वॉर है, वॉर तो एक जनरल वॉर हो गई, यहां तो मैं किसी खास वॉर की बात कर रहा हूं ना, कि उस वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी जा चुकी है, यानी यहां पे होगा दा वॉर, क्योंकि किसी खास वॉर की बात हो रही है इसलिए दा लगाऊंगा। दा मतलब डेफिनेटिव आर्टिकल। दा कब लगता है चीजों के आगे, दा तब लगता है जब मैं किसी खास चीज की बात कर रहा होता हूं। तो दा वॉर हैज टेकन द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट मिलियन पीपल, नहीं अ मिलियन पीपल। मिलियन पीपल का कोई सेंस नहीं बनता, या तो आप बोलिए मिलियंस ऑफ पीपल, यानी बहुत लाखों लोग। यहां बात हो रही है 10 लाख लोगों की, तो आप बोलेंगे अ मिलियन पीपल, मिलियन के पहले आपको अ लगाना पड़ेगा। द वॉर हैज टेकन लाइव्स ऑफ एटलीस्ट अ मिलियन पीपल
एंड अ लॉट ऑफ देम मतलब उनमें से बहुत सारे सर्वाइव कर रहे हैं। बेयरली सर्वाइविंग मतलब बस मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं 1 मील अ डे। तो अ लॉट ऑफ देम के साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अ लॉट ऑफ देम आर बेयरली सर्वाइविंग ऑन 1 मील अ डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ग्यूमेंट escalated in a full blown fight and there was very little which the neighbors can do to ameliorate the situation। यानी उनके बीच कोई झगड़ा हुआ, कोई भी लोग हैं जिनकी बात हो रही है। the argument escalated in a full blown fight। तो पहले झगड़ा जो हुआ वो फिर बहुत बढ़ गया आगे और फाइट में कन्वर्ट हो गया, यानी लड़ने लगे। एंड देयर वॉज वेरी लिटल विच द नेबर्स कैन डू टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। और जो उनके नेबर थे, पड़ोसी थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए जिससे सिचुएशन ठंडी हो। यानी जो बहुत गर्म हो गई थी सिचुएशन, वहां पे वो लड़ने लगे थे, तो उसको वो सुलझा नहीं पाए, अमेलियोरेट नहीं कर पाए। अमेलियोरेट मतलब मिटिगेट, यानी किसी चीज़ को पहले से बेहतर करना, तो किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। तो वो जो सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसे ये अमेलियोरेट या मिटिगेट नहीं कर पाए। द आर्ग्यूमेंट एस्केलेटेड इन अ फुल ब्लोन फाइट। तो याद रखिए, एस्केलेट मतलब होता है जब कोई चीज़ बढ़ती है। जैसे पहले आप बात करते हैं किसी से, फिर बहस होती है और फिर लड़ाई होती है, तो वो एस्केलेट हो रहे हैं एक एक करके। जैसे गाड़ी के अंदर एस्केलेटर होता है जिससे आप स्पीड बढ़ाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ रही है, मतलब जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो दी आर्ग्यूमेंट एस्केलेटेड इन नहीं, हमेशा एस्केलेटेड के साथ इनटू लगता है। एस्केलेटेड इनटू अ फुल ब्लोन फाइट, यानी पहले बहस हुई और फिर वो एस्केलेट हो गई एक प्रॉपर फाइट के अंदर। दी आर्ग्यूमेंट एस्केलेटेड इनटू अ फुल ब्लोन फाइट एंड देयर वाज वेरी लिटिल, यानी बहुत कम ऐसी चीज थी जो नेबर्स कर पाए, यानी बेसिकली कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं कर पाए यानी पास्ट की बात हो रही है, कैन डू नहीं कुड डू। क्योंकि कैन डू का मतलब तो ये है कि नेबर्स कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन के प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन बात हो रही है यहां पास्ट की, तो विच द नेबर्स कुड डू टू मिटिगेट या अमेलियोरेट द सिचुएशन। अगला सेंटेंस, आई वॉन्ट टू टेक स्टूडेंट्स अक्रॉस सम ऑफ द थिंग्स दे नो एंड हैव सीन इन पॉपुलर कल्चर टू द डीपर एंड मोर नुआंस्ड हिस्ट्री। मैं बच्चों को जो चीज वो पहले ही जानते हैं उससे परे ले जाना चाहता हूं। यानी कि मैं बेसिकली मैं और पढ़ाना चाहता हूं और ज्ञान देना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू टेक स्टूडेंट्स अक्रॉस नहीं, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं कि मैं 500 पुशअप्स मारना चाहता हूं, तो मैं आपको कहूंगा ये आपकी रीच में नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आपकी जो काबिलियत है उसके परे है ये। तो बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, दिस इज बियॉन्ड योर रीच। ओके, तो आई वॉन्ट टू टेक स्टूडेंट्स बियॉन्ड सम ऑफ द थिंग्स दे नो, यानी जो वो पहले से जानते हैं मैं उसके परे ले जाना चाहता हूं, यानी मैं और ज्यादा ज्ञान देना चाहता हूं। तो बस इसमें एक ही एरर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सच अ हरिड स्पीच will fetch him more adversaries than advocates. People now have legitimate concerns. तो उसने जो स्पीच दी अपनी बहुत ही जल्दी जल्दी दी, मतलब उसे कोई कहीं जाना होगा या बहुत ही जल्दबाजी में दी, उसे विराम देना चाहिए था थोड़ा सा। और सच अ हरिड स्पीच, हरिड स्पीच मतलब बहुत जल्दबाजी में जो स्पीच दी उससे उसके दुश्मन ज्यादा बनेंगे और दोस्त कम। विल फैच हिम या विल अट्रैक्ट मोर एडवर्सरी, एडवर्सरी होता है जो आपका विरोधी होता है और एडवोकेट होता है जो आपको सपोर्ट करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि उसकी इस स्पीच की वजह से उसके परिणाम ये होंगे कि उसके एडवर्सरी यानी उसके विरोधी ज्यादा बनेंगे बल्कि दोस्त की बजाय। तो ठीक है, यहां तक तो कॉन्ट्रेरी की स्पेलिंग गलत है, इसमें ये एरर है। कॉन्ट्रेरी की स्पेलिंग ये होती है CONTRARY। पीपल नाउ हैव लेजिटिमेट कंसर्न्स, यानी लोगों के जो अभी उसके खिलाफ जो व्यूज हो गए हैं वो वैध हैं यानी जायज हैं, क्योंकि उसने स्पीच ही ऐसी दी है। तो पीपल नाउ हैव लेजिटिमेट कंसर्न्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बस यही गलती है, कॉन्ट्रेरी की स्पेलिंग गलत है। Whether or not Ritika should be released would depends on a host of factors and the case could turn either in his favor or against her. तो रितिका जो है उसको जेल से छोड़ा जाएगा ये नहीं, ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और केस उसके फेवर में भी जा सकता है और उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। वेदर और नॉट रितिका शुड बी रिलीज्ड, वुड डिपेंड्स, वुड के बाद डिपेंड्स नहीं डिपेंड लगेगा सिर्फ, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स नहीं। मॉडल वर्ब जो होती हैं कुड वुड शुड, इन सब के बाद हमेशा आप प्लूरल लगाएंगे। तो वुड डिपेंड ऑन अ होस्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो आप हमेशा बोलेंगे आई कैन डू इट। अगर आप बोलते हैं मैं ये कार्य कर सकता था, यानी आई कुड डू इट, कैन का पास्ट कुड होता है, और कुड के बाद आप डज नहीं लगा रहे, डू लगा रहे हैं।
इसी तरह अगर आप ही की बात करते हैं, वैसे तो ही के साथ हम डज लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डज इट, वो ये कार्य करता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे वो ये कार्य कर सकता है, ही कैन डू इट, क्योंकि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इनके बाद हमेशा प्लूरल लगता है। तो वेदर और नॉट रितिका शुड बी रिलीज वुड डिपेंड ऑन अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एंड द केस कुड टर्न, केस जो है वो उसके फेवर में भी जा सकता है और अगेंस्ट भी जा सकता है, जा सकता था नहीं, तो कुड नहीं आएगा, यहां पे कैन आएगा। तो कैन आएगा क्योंकि जा सकता है, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, यानी भविष्य की बात कर रहा हूं, कुड मतलब पास्ट की बात हो रही है। एंड द केस कैन टर्न, आइदर, आइदर की स्पेलिंग गलत है सर, यहां पे देखिए, आइदर की स्पेलिंग होती है EITHER, ना कि EIETHER, तो ये भी एक गलती है। इन हिज फेवर नहीं, हर फेवर, रितिका तो फीमेल है ना, तो हर फेवर, तो ये केस उसके फेवर में भी जा सकता है और उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, तो यहां पे हर ठीक है, यहां पे हर फेवर आएगा। बहुत सारी गलतियां थी इसमें, तो आई होप आपने ज्यादातर पकड़ ली होंगी। He heard the noise repeatedly, so he headed to the downstairs to investigate. उसने बहुत सारी आवाजें सुनी, वो ऊपर था कहीं पे, बार बार उसने आवाजें सुनी, रिपीट रिपीट रिपीटेडली बना, यानी जब आप ly लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। अब उसने नॉइजेस बार बार सुनी, तो ही हर्ड द नॉइज रिपीटेडली, उसने बार बार सुनी, बिल्कुल ठीक। तो क्या हुआ फिर, तो वो नीचे भागा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता करने की आवाजें क्यों आ रही हैं। तो नीचे, नीचे जाने का मतलब होता है डाउन स्टेयर्स, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन डाउन स्टेयर्स अपने आप में एक वर्ड है, अगर आप बोलते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स के आगे प्रेपोजिशन नहीं लगता है। डाउन स्टेयर्स का मतलब ही होता है कि मैं नीचे की दिशा की तरफ जा रहा हूं, तो टू लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो टू और दा हटा दीजिए। He heard the noise repeatedly, so he headed downstairs to investigate. Next, since his business was expanding to China, he wanted to learn the Chinese. क्योंकि उसका बिजनेस चाइना में एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए वो चाइनीज भाषा सीखना चाहता था। अब इसमें देखिए, चाइनीज जो भाषा है ये भाषा है, भाषा यानी स्पेसिफिक एक चीज है, तो इसके आगे दा क्यों लगेगा, दा तो नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं गौरव, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, ये एक पर्सनल नाउन है। जब आप कोई पर्सनल नाउन यूज करते हैं तो दा नहीं लगाते। अब आप मान लीजिए मेरे से मिलने आ रहे हैं, आपसे कोई पूछता है आप किससे मिलने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मीट गौरव। क्या आप ये बोलेंगे आई एम गोइंग टू मीट दा गौरव, नहीं ना। तो ये चाइनीज के आगे दा नहीं लगेगा, लैंग्वेजेस के आगे दा नहीं लगता है, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में एक चीज है यूनिक, उसके आगे दा नहीं लगेगा। सिंस हिज बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग टू चाइना ही वॉन्टेड टू लर्न चाइनीज। और सिंस जब सेंटेंस के पहले लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है बिकॉज, और इसको हिंदी में बोलते हैं चूंकि। चूंकि उसका बिजनेस चाइना में एक्सपेंड कर रहा था, इसलिए वो चाइनीज सीखना चाहता था। द जनरल पब्लिक लाइक द मूवी, हेंस इट वुड नॉट हैव बीन सच अ सक्सेस। जो आम जनता थी उसे पिक्चर पसंद आई, वरना वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सीधी सी बात है, अगर लोगों को पिक्चर पसंद नहीं आती तो वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं हो पाती। द जनरल पब्लिक लाइक द मूवी, तो जनरल पब्लिक लाइक द मूवी मतलब जनरल पब्लिक को पिक्चर पसंद आई। इट वुड नॉट हैव बीन सच अ सक्सेस, वरना पिक्चर इतनी बड़ी सक्सेस नहीं हो पाती। तो वरना के लिए हेंस नहीं होता, वरना के लिए वर्ड होता है अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो आप बोलोगे गिव मी सम मनी अदरवाइज आई विल किल यू। तो अदरवाइज होता है वरना, हेंस मतलब होता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा नहीं इसीलिए फेल हो गया, आई डिड नॉट स्टडी हेंस आई फेल्ड, सो आई फेल्ड, देयरफॉर आई फेल्ड। तो हेंस, सो, देयरफॉर, इन सब का मतलब होता है इसीलिए। द जनरल पब्लिक लाइक द मूवी, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन सच अ सक्सेस। MS Dhoni will now have an ace bowler on his disposal who can outwit batsmen with a brain owned on the chessboard. तो जो MS धोनी है, अब तो कप्तान नहीं रहे, MS धोनी के पास एक एस बॉलर है। एस बॉलर मतलब एक तेज तेज गेंदबाज, या वैसे एस का मतलब पेस नहीं होता, पेस मतलब होता है तेज। एस मतलब एक, वैसे तो एस को बोलते हैं हम जो ताश के अंदर जो इक्का होता है उसे एस बोलते हैं, या टेनिस में जो एस मारते हैं हम, यानी एक ऐसी सर्विस करते हैं जो दूसरा छू ना पाए, वो भी एस होता है। जब हम एस वर्ड किसी के लिए यूज करते हैं यानी इक्का, यानी कोई खास बॉलर, तो MS धोनी के पास एक खास बॉलर है जो बैट्समैन को कभी भी आउटविट कर सकता है। आउटविट मतलब चुप करा सकता है, विट मतलब होता है आपकी बोलने की चतुराई, इसके लिए एक वर्ड भी होता है विट, वाक्पटुता, इसे
हिंदी में बोलते हैं वाक्पटुता, यानी आप कुछ ऐसा मतलब बोलने की चतुराई। जैसे आपने कभी कुमार विश्वास को बोलते हुए सुना होगा, तो वो ऐसे ही बोलता है कि कुछ सामने वाला कुछ कह ही ना पाए, आउटविट कर देता है यानी। तो आउटविट, बैट्समैन को आउटविट करना मतलब एक तरह से बैट्समैन को आउट ही कर देना, मतलब उसको बैट्समैन के पास कोई जवाब ही ना हो आपकी बात का। तो ऑन हिज डिस्पोजल, देखिए जब हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पोजल, मतलब आपके पास वो चीज अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैं उनको कहीं भी खर्च कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव 1000 रुपीज एट माई डिस्पोजल। तो जब आप बोलते हैं somebody's डिस्पोजल, तो एट यूज करते हैं, ऑन यूज नहीं करते। तो एम एस धोनी विल नाउ हैव एन एस बॉलर एट हिज डिस्पोजल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रेस्टोरेंट, वैसे इसे रेस्टोरेंट बोलते हैं प्रॉपर इंग्लिश में, बट ठीक है। ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी एंड फूड ऑर्डरिंग सर्विस जोमेटो, Zomato's revenue nearly doubles to rupees 185 crores for the 2015-16 फाइनेंशियल ईयर। Zomato का जो रेवेन्यू है वो 2015-2016 में 185 करोड़ रुपए था, डबल हो गया था। तो डबल हो गया था, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2015-2016 यानी फाइनेंशियल ईयर 2016 की बात कर रहा हूँ। पुरानी बात है, पुरानी बात है तो पास्ट टेंस होगा ना, डबल्स क्यों होगा, फिर डबल्ड होगा, बस इसमें यही गलती है। The woman got to know that family members of the accused had gone to her village and pressured her grandparents to settle matter। यानी जो महिला थी उसे यह पता चला कि जो जो एक्यूज्ड को हिंदी में बोलेंगे जिस पर इल्ज़ाम लगा होता है, जो जुल्मी होता है, तो जो वुमेन थी उसे यह पता चला कि जो जुल्मी है या जिसने जो अपराधी है वो उसके गांव गया और उसके जो पेरेंट्स थे उसको उनको प्रेशराइज करने लगा कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें जिससे उसे सजा ना होए। यानी उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं, उन्हें उन पे दबाव बनाने लगा जो अपराधी था, ये वुमेन को पता चल गया। तो सेटल मैटर, मैटर मतलब होता है जो इशू था, यानी जो केस चल रहा था। अब यहाँ किसी खास केस की बात हो रही है, मैटर मतलब होता है कोई केस, तो मैटर के आगे दा लगेगा, टू सेटल द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके घर जा रहा हूँ, हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्हें सेटल करने, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू हिज होम टू सेटल द मैटर। द मैटर क्यों, क्योंकि किसी खास मुद्दे पे हमारी लड़ाई हुई थी, तो उसी को मैं सुलझाने जा रहा हूं, यानी किसी खास मैटर, यानी द मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लेंट्स an FIR has been registered under relevant sections of the IPC, Indian Penal Code, and the Prevention of Corruption Act, and both of them will be quizzed in coming days if it will be important for the case। उन दोनों के खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है आईपीसी के तहत, यानी इंडियन पिनल कोड के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और उन दोनों को क्विज किया जाएगा, यानी उनसे पूछताछ की जाएगी आने वाले दिनों में अगर वो इंपॉर्टेंट हुई तो। ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी उनसे पूछताछ सिर्फ तभी की जाएगी जब जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं की जाएगी। ओके, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ओके, ये रिजल्ट है। ओके, और रिजल्ट का कंडीशन क्या है, अगर जरूरत पड़ी तो, इफ इट इज रिक्वायर्ड या इफ इट इज इंपॉर्टेंट। तो इफ इट विल बी नहीं, इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द केस, विल बी को रिप्लेस कर दीजिए इज से। याद रखिए कंडीशनल सेंटेंस में अगर रिजल्ट फ्यूचर में होता है तो जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में होती है। तो इसमें रिजल्ट क्या है, उनसे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और कंडीशन क्या है, अगर जरूरत हुई तो, ये कंडीशन है। अगर जरूरत नहीं हुई तो नहीं करेंगे, तो कंडीशन प्रेजेंट में है, यानी इसमें लगेगा प्रेजेंट टेंस, इफ इट इज रिक्वायर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल स्लैप यू। तो रिजल्ट क्या है, मैं तुम्हें स्लैप करूंगा। कंडीशन क्या है, अगर जरूरत पड़ी तो, इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल स्लैप यू। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल टाइप 1। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हिज क्रिटिक्स हु हैड बीन अटैक्ड हिम फॉर बीइंग ट्रूथफुल ड्यूरिंग द एंटायर एपिसोड। उसके जो विरोधी थे उसने उन्हें करारा जवाब दिया। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मतलब करारा जवाब देना। ही गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हिज क्रिटिक्स हु हैड बीन अटैक्ड हिम फॉर बीइंग ट्रूथफुल ड्यूरिंग द एंटायर एपिसोड। जो उसे अटैक कर रहे थे कंटिन्यूअसली, क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो सच्चा आदमी था, ट्रूथफुल था, और पूरे टाइम वो ट्रूथफुल रहा, यानी ड्यूरिंग द एंटायर एपिसोड वो ट्रूथफुल रहा। सो ही गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हिज क्रिटिक्स हु अटैक्ड हिम। हु हैड बीन अटैक्ड नहीं, हु हैड बीन अटैक्ड का मतलब होता है जिन्हें अटैक किया गया। यहां पे क्रिटिक्स को अटैक नहीं किया गया, क्रिटिक्स जो विरोधी थे उसने उन्हें अटैक किया। यानी जो पर्सन यहां पे जिस पर्सन की बात हो रही है, ही वॉज अटैक्ड।
तो हु अटैक्ड हिम, यानी हु कौन है, ये हु कौन है, क्रिटिक्स हैं ये। तो उसने करारा जवाब किसे दिया, जो उसके विरोधी थे, जिन्होंने उसे अटैक किया था। तो यहां पे हु हैड अटैक्ड हिम, बीन हटा दीजिए, बीन नहीं आएगा। नेक्स्ट, वी ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू नॉट टेक इवेंट्स ऑन फेस वैल्यू बट पियर डीप टू ग्लीन मोर वैल्यूएबल मीनिंग्स। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी ह्यूमंस, हमारी एक आदत है, हमारी टेंडेंसी है, हमारी एक फितरत है, क्या, कि हम किसी की बात फेस वैल्यू पे नहीं लेते। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है, यानी कोई चीज़ देखते ही नहीं मानते, लेकिन हम अपना दिमाग लगाते हैं, और जिससे हम कोई, हमें वैल्यूएबल लर्निंग मिल सके उस चीज़ से, या हमें डीप मीनिंग मिल सके। ओके, तो जब हम कोई बात फेस वैल्यू पे नहीं लेते तो उसको बोलते हैं एट फेस वैल्यू, ना कि ऑन फेस वैल्यू। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। फेस वैल्यू क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कोई बहुत ही लेट से सच्चा ईमानदार आदमी है, और वो आपको आके एक दिन कहता है कि आपकी लॉटरी निकली है। अब क्या आप मान जाएंगे? तुरंत मान जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सच्चे आदमी ने कहा है, यानी यू विल टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। ऑन द फेस वैल्यू या एट फेस वैल्यू? एट फेस वैल्यू, यू विल टेक इट एट फेस वैल्यू। बट अगर कोई ऐसे करप्ट आदमी आके कहता है आपकी लॉटरी निकली है, तो यू विल नॉट टेक इट एट फेस वैल्यू। ओके, सो एट फेस वैल्यू मीनिंग कि आप देखते ही जब कोई चीज नहीं मानते उसको बोलते हैं एट फेस वैल्यू। ओके, आई लेफ्ट वंडरिंग हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट कैन आउट डू अदर कैंडिडेट सो एज टू सिक्योर अ जॉब। मैं ये सोचता रह गया। लेफ्ट वंडरिंग का मतलब होता है मैं सोचता रह गया, वंडर मतलब सोचना। आई लेफ्ट वंडरिंग हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट कैन आउट डू अदर कैंडिडेट सो एज टू सिक्योर अ जॉब। जब मैं बोल रहा हूं मैं सोचता रह गया, तो आई लेफ्ट वंडरिंग नहीं, आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग। इस बात का ध्यान रखें, आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग यानी मैं सोचता रह गया कि हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जिससे जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन्हें हराया जा सके। आउटडू करना दूसरे को मतलब उसे हरा देना, उसे पीछे खदेड़ देना। सिक्योर जॉब सिक्योर करने के लिए करना पड़ता है। सो आउटडू अदर कैंडिडेट सो एज टू सिक्योर अ जॉब। आई वॉज लेफ्ट वंडरिंग, दे वर लेफ्ट वंडरिंग यानी वो सोचते रह गए, वो सोचते रह गए कि मुझे कैसे हराएं। दे वर लेफ्ट वंडरिंग हाउ टू बीट मी। ओके, तो चलिए ये था बहुत ही एडवांस लेवल के सेंटेंस करेक्शन। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। बहुत जल्दी 2 दिनों के बाद सेंटेंस करेक्शन अगला एडवांस लेकर आऊंगा। ओके बाय।